हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं एक नया मानवा लेके आ चुका हूं और बिना किसी डीले के चलते हैं सीधा स्टोरी में। स्टोरी की शुरुआत होती है। ईमानदारी से कहूं तो मुझे इस बात से रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे अगवा करने के पीछे आपका असली मकसद या इरादा क्या है। लेकिन एक बात तो तय है, अब तक तो इस पूरी जगह को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया होना चाहिए था। इसलिए अगर तुम्हें फिरौती मिल भी जाती है तब भी तुम यहां से सही सलामत भाग नहीं पाओगे। शांत, मुस्कुराते हुए, जरा सोचो, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने ये पूरा अपहरण सिर्फ आप जैसी एक बेहद खूबसूरत लड़की के थोड़ा करीब आने के लिए किया था, तो आपका क्या जवाब होगा? बहुत मजाक हो गया। क्या तुम मुझे सच में 3 साल की कोई नासमझ बच्ची समझते हो जो तुम्हारी इन बातों पर यकीन कर लेगी? शायद आप ना माने, लेकिन मुझ में कई कमियां हैं और मैं कोई आदर्श इंसान नहीं हूं। लेकिन मैं हमेशा अपने दिए हुए वादे का पक्का रहता हूं। मुंह फेरते हुए, ओह, मैं तो पूरी तरह भूल ही गया था। मिस शी को एंड्रोफोबिया है, यानी उन्हें पुरुषों से एक अजीब सा डर लगता है। ये ये एक बेहद निजी बात है। आपको इसके बारे में कैसे पता चला? स्वाभाविक रूप से ये कोई रहस्य नहीं है, क्योंकि आपने खुद ही मुझे इसके बारे में बताया था। असंभव। मैंने आज से पहले तुम्हें कभी देखा तक नहीं, तो मैं तुम्हें ये कैसे बता सकती हूँ? इसमें असंभव जैसा क्या है? इतना ही नहीं, मुझे ये भी अच्छी तरह पता है कि तुम्हारी पीठ पर ठीक किस जगह पर एक लाल तिल है। और आपके टखने पर वो 2 पुराने निशान भी हैं, जो कई वर्षों पहले आपके पहले अपहरण की दर्दनाक घटना के दौरान बने थे, है ना? उस भयानक अपहरण के बारे में मेरे बहुत करीबी लोगों और परिवार के अलावा किसी को कुछ नहीं पता। और सच कहूं तो मेरे माता पिता को भी मेरे शरीर पर मौजूद उस तिल के बारे में स्पष्ट रूप से पता नहीं है। तुम आखिर हो कौन? तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? कुर्सी पर पीछे झुकते हुए, चूंकि हमारे पास अभी थोड़ा समय है और पुलिस को आने में वक्त लगेगा, तो क्यों ना मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। ये कहानी काफी दिलचस्प है। क्या आप कल्पना कर सकती हैं या जानती हैं कि किसी इंसान के लिए ठीक उन्हीं 3 महीनों के समय को 10,000 बार 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 दोहराना कैसा लगता है? समझ नहीं पाई। 2019 के नए साल के ठीक पहले दिन मुझे लिवर कैंसर के अंतिम चरण का पता चला। डॉक्टर ने मुझे साफ तौर पर बता दिया था कि मेरे पास जीने के लिए केवल 3 महीने बचे हैं। उस समय मैं भी ठीक तुम्हारी ही उम्र का था, सिर्फ 29 साल का। जिंदगी की शुरुआत ही हुई थी। इतनी कम उम्र में जब आपको अपनी मृत्यु की निश्चित सूचना मिलती है, क्या आप कल्पना कर सकती हैं कि उस समय मुझे कैसा महसूस हुआ होगा? पूरी दुनिया उजड़ गई थी। मुझ में अपने माता पिता को यह भयानक खबर बताने की हिम्मत नहीं थी। मैं उस हालत में घर भी जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इस डर से कि कहीं उन्हें मेरे चेहरे पर कुछ गड़बड़ न दिख जाए और वे परेशान हो जाएं। मेरे जीवन के उन आखिरी और कीमती 3 महीनों में मैंने कीमोथेरेपी और इलाज के लिए अपनी जीवन भर की सारी जमा पूंजी निकाल ली। लेकिन अफसोस, नतीजा ये हुआ कि मुझे अपना सारा पैसा सिर्फ अस्पताल के बिलों को भरने में देना पड़ा और बीमारी टस से मस नहीं हुई। मेरी शारीरिक स्थिति दिन ब दिन लगातार बिगड़ती जा रही थी। दर्द असहनीय था और मैं हर पल हर सेकंड इसी डर में जी रहा था कि किसी भी क्षण मेरी मृत्यु हो सकती है। अंत में मुझे मजबूर होकर अपने माता पिता को सब बताना पड़ा और उन्हें अपनी देखभाल करने के लिए बुलाना पड़ा, ताकि मैं मरते समय उन्हें आखिरी बार देख सकूं। मुझे आज भी वो पल अच्छी तरह याद है कि जब मेरे माता पिता ने मुझे उस हालत में देखा तो उनके चेहरे पर कितना गहरा दुख और घोर निराशा का भाव था। वो मंजर दिल दहला देने वाला था। मैं उनके चेहरे को देखकर अच्छी तरह जानता था कि वो मेरी जगह खुद मरना चाहते थे, ताकि मैं जी सकूं। लेकिन वे पूरी तरह असहाय थे और बस आंसू बहाते हुए मुझे धीरे धीरे पल पल मरते हुए देख रहे थे। अपने बूढ़े माता पिता को अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई और जमा पूंजी निकालते हुए देखना, सिर्फ मुझ जैसे एक लाइलाज बीमारी वाले अथाह गड्ढे पर पैसा खर्च करना जारी रखने के लिए। मैंने उस पल सोचा, चूंकि ये वैसे भी एक बंद गली है और मेरा मरना तय है, तो मुझे उन्हें अपने इस दुख में और मृत्यु के मुंह में साथ नहीं घसीटना चाहिए। उन्हें मेरे बाद एक सामान्य जीवन जीने का हक है। इसलिए अपनी मर्जी से 1 अप्रैल 2019 को मैंने अस्पताल के भर्ती विभाग की उस ऊंची छत से नीचे छलांग लगा दी, सब कुछ खत्म करने के लिए। लेकिन अगर तुमने छलांग लगा दी थी तो तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम बच गए, या क्या कीमोथेरेपी के भारी डोज के कारण आपको कुछ मानसिक समस्याएं हो गई हैं और आप ये सब कल्पना कर रहे हैं? जरा कैलेंडर देखो, क्या आज 15 अप्रैल 2019 नहीं है? तुम्हारे तर्क के अनुसार तो मुझे अब तक मर जाना चाहिए था, कब्र में होना चाहिए था। देखिए, यही तो इस पूरी कहानी का सबसे रोमांचक और अविश्वसनीय भाग है। अस्पताल की 20 से अधिक मंजिलों से नीचे कूदने के बाद जाहिर सी बात है मेरा शरीर चकनाचूर हो गया था और मैं पूरी तरह मर चुका था। लेकिन बहुत जल्द ही मुझे एक बेहद चौंकाने वाली बात पता चली, जिसने मेरे होश उड़ा दिए। मुझे अचानक होश आया और मैंने पाया कि मैं फिर से 1 जनवरी 2019 के दिन में वापस आ गया हूं, ठीक उसी समय जब मुझे कैंसर का पता चला था। लेकिन इस किस्मत या स्वर्ग ने मेरे साथ एक क्रूर मजाक किया था। मेरे इस अजीब से पुनर्जन्म की तिथि ठीक वही दिन थी जिस दिन मुझे मेरी मृत्यु की सूचना मिली थी, जिसका सीधा सा मतलब है कि मेरी बीमारी और मेरी मृत्यु अभी भी निश्चित थी।
मुझे बस जीने के लिए वही 3 महीने का अतिरिक्त समय मिला है, बार बार बस इतना ही। लेकिन जल्द ही मुझे ये भयानक एहसास हुआ कि मैं किसी प्राचीन अभिशाप के व्यक्ति की तरह था। मैं जीवन और मृत्यु के इन 90 दिनों में हमेशा के लिए फंस गया हूं, एक अंतहीन अनंत समय के चक्र में, टाइम लूप में। इस चक्र में यहां तक कि अगर मुझे किसी के द्वारा मारा भी जाता है, तब भी ये चक्र 1 जनवरी से फिर से शुरू हो जाता है। शुरुआत में बहुत हताशा हुई, लेकिन अंत में मेरे पास अपनी इस अजीब किस्मत को स्वीकार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। अच्छी बात यह है कि भले ही समय पीछे चला जाता है, मेरा जीवन चक्र चलता रहता है। इस अनंत प्रक्रिया के दौरान मैं जो कुछ भी सीखता हूँ, जो भी ज्ञान या कौशल प्राप्त करता हूँ, वो हमेशा मेरे साथ रहता है, वो नहीं मिटता। पिछले न जाने कितने, शायद 2000 साल के इस लंबे समय में अपना समय बिताने और पागलपन से बचने के लिए मैंने इस पूरी दुनिया में मौजूद लगभग हर मुमकिन कौशल, कला और विद्या में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है। और यही यही मेरी पूरी और सच्ची कहानी है, जिस पर आपको विश्वास नहीं हो रहा है। ये काफी दिलचस्प और काल्पनिक कहानी है, लेकिन आपने मुझे सिर्फ अपनी ये मनगढ़ंत कहानी सुनाकर लुभाने या बहनाने के लिए तो बंधक नहीं बनाया ना। तुम्हारा असली मकसद क्या है? बिल्कुल नहीं, मेरा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है। और जहां तक लुभाने की बात है, मैं अपने पिछले कई चक्रों में आप जैसी 1000 से ज्यादा बेहतरीन और उच्च कोटि की महिलाओं के साथ सो चुका हूं, मिस शी। बेशक मेरे लिए उच्च कोटि से तात्पर्य मिस शी जैसी उन दुर्लभ महिलाओं से है, जो पारिवारिक पृष्ठभूमि, शारीरिक रूप रंग और मानसिक क्षमता तीनों में उत्कृष्ट हैं। हैं, सच में? बकवास बंद करो। इस वैज्ञानिक दुनिया में टाइम लूप जैसी चीजें पूरी तरह असंभव हैं। लेकिन तुमने अभी तक मेरे सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया कि तुमने मुझे आखिर अगवा क्यों किया। अपनी घड़ी देखते हुए, बस 1 मिनट शेष है। किस बात का 1 मिनट? तुम क्या गिन रहे हो? अचानक दरवाजा टूटता है और एक आदमी अंदर आता है। नया आदमी, ली ज़िख़वान। मिस शी, बहुत दिनों बाद मिले। मैंने अपने सूत्रों से सुना था कि आज रात आप यहाँ इस रेस्टोरेंट में अकेली खाना खा रही हैं। मुझे लगा कि शायद आपको अकेलापन महसूस होगा, इसलिए मैं खास तौर पर आपका साथ देने और आपका मनोरंजन करने आया हूँ। हैरान और डरी हुई, ली ज़िख़वान, क्या तुम सच में अभी भी जिंदा हो? मुझे लगा तुम शहर छोड़कर चले गए थे। कुंवा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम कमीनी यहाँ अपने साथ रंगरैलियां मनाने एक सुंदर लड़के को लेकर आई हो, लेकिन मुझे तुम दोनों को एक साथ तड़प तड़प कर मरने की इच्छा देखने में कोई आपत्ति नहीं है। खड़े होते हुए, शांत स्वर में, बड़ी बड़ी बातें करते हो लेकिन औकात कुछ नहीं। स्नैप, 1 सेकंड में कुछ होता है। अरे बदतमीज बच्चे, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूं। दूसरों के निजी मामलों में दखल मत दो, वरना जान से जाओगे। तेजी से आगे बढ़ता है, एक गुंडे का हाथ पकड़ता है, उसे दूर उठाकर हवा में फेंकता है। दहशत में, धिक्कार है, ये क्या जादू है? इसने इतनी जल्दी पलक झपकते ही मेरे इतने सारे ट्रेन गुंडों को कैसे मार गिराया? आखिर ये मामूली सा दिखने वाला लड़का है कौन? आह, डर के मारे आवाज नहीं निकल रही। अफसोस, बहुत बुरा हुआ कि तुम मुझे रोक नहीं पाए। मैं दरअसल उस तरह का इंसान हूं जिसे अपने खाली समय में दूसरों के मामलों में दखल देना बहुत अच्छा लगता है। भागते हुए अंदर आता है। बॉस, गजब हो गया। पुलिस आ गई है और उन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया है। हम चारों तरफ से घिरने वाले हैं। अब हम क्या करें? जान कैसे बचाएं? धिक्कार है, ये कैसे हुआ? सब के सब पीछे हटो, भागो यहां से। मुस्कुराते हुए, छोटे मालिक ली, आप तो सचमुच एक दुम दबाकर भागने वाले आवारा कुत्ते की तरह हैं। मुसीबत देखते ही आप सबसे तेज दौड़ते हैं। खांसी, धुएं से या डर से। ली ज़िख़वान की ओर देखते हुए, मेरी दयालुता को ठुकराओ मत, मैं तुम्हें बचा रहा हूं, हालांकि तुम्हें पता नहीं है। जब शी लियायुन 18 वर्ष की थी और अपने सीनियर वर्ष में थी, तब उसका सहपाठी ली ज़िख़वान उससे एक तरफा प्रेम करने लगा था। उसके द्वारा कई बार अपमानजनक तरीके से सरेआम ठुकराए जाने के बाद तुम्हें गुस्से और प्रतिशोध में आकर किसी पेशेवर अपराधी से उसका अपहरण करवा दिया था, है ना? सदमे में, पुरानी यादों में खोया हुआ, निराशा। अपहरण होने के बाद भी बहादुर शी लियून ने हार नहीं मानी। उसने तुम्हें धमकी दी और कहा कि शी परिवार ली परिवार को पूरी तरह नष्ट कर देगा, जिससे तुम और भी ज्यादा क्रोधित और हिंसक हो गए। तुमने उसी समय और उसी सुनसान स्थान पर उसके कपड़े उतार दिए, उसका बलात्कार करने के घिनौने इरादे से। लेकिन पसीना पसीना होते हुए, असंभव, ये मेरे जीवन का सबसे गहरा रहस्य है। उसे ये सब एक एक पल इतनी स्पष्ट रूप से कैसे पता चला? क्या वो सचमुच अंतर्यामी है? क्या वो ऐसा कर सकता है? आज रात भी तुम ठीक यही चाल चलने वाले थे। तुम्हारा प्लान तैयार था, लेकिन तुम्हें ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि मैं पुलिस को पहले से ही यहाँ बुला लूंगा और तुम्हारे प्लान को चौपट कर दूंगा। और अगर मुझे ठीक से याद है तो तुम्हारे पास एक प्लान बी भी है। तुमने इतनी आसानी से हार मान ली और भागने की तैयारी इसलिए की ताकि विशेष परिस्थितियों से बचाव किया जा सके और पुलिस के हाथ ना आई। लेकिन तुमने पहले ही एक स्नाइपर को, जो दूर किसी बिल्डिंग पर तैनात है, उसे इशारा मिलते ही शी लियून की हत्या करने की व्यवस्था कर दी है। पागलपन भरी हंसी के साथ, हाँ, तुम इसे अच्छी तरह जानते हो। तो क्या हुआ? अगर तुम दोनों अभी मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी ये आखिरी इच्छा पूरी कर दूंगा।
चीखते हुए, चैनलुआ, सावधान रहो, शांत और बेपरवाह। सच में कहानियों और असल जिंदगी में भी खलनायक हमेशा इसलिए मरते हैं क्योंकि वो काम कम करते हैं और बोलते बहुत ज्यादा हैं। स्नाइपर की राइफल से गोली चलने की आवाज, गोली मारना। शीली उनकी ओर देखते हुए, गोली लगने से पहले ही। पिछली बार एक और चक्र में तुमने मुझे ली ज़िख़्वान के द्वारा दूसरी बार अपहरण किए जाने के बारे में विस्तार से बताया था। उस चक्र में उसने तुम्हें पकड़ लिया था और तुम्हें तब तक अमानवीय यातना दी जब तक कि तुम लकवाग्रस्त नहीं हो गए। दहशत से कांपते हुए, तुमने तुमने मुझे इतना डरा दिया कि मेरी जान ही निकल गई। ये सब सच नहीं हो सकता। घबराओ मत, मैंने स्नाइपर के घात लगाने के संभावित स्थान पर, जहां वो अभी बैठा है, पहले ही विस्फोटक लगा दिए हैं। उस पिछले चक्र में मरने से पहले तुमने ये विश्वास किया था कि मेरा सचमुच पुनर्जन्म हो सकता है और मुझसे इस राक्षस से बदला लेने में मेरी मदद करने की विनती की थी। इस बार तुम्हारी वो विनती सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। अपनी घड़ी पर 12 बजते हुए देखते हुए, रात के 12 बजने में बस 1 मिनट बाकी है, यानी मेरा समय पूरा होने। ये आतिशबाजी, धमाका, मेरे इस 10,000वें पुनर्जन्म का शानदार समापन करे। एक अजीब सी शांति के साथ मैं मृत्यु के बीच खिलता हूं, ठीक उस शानदार उल्कापिंड की तरह जो क्षण भर के लिए ही सही दुनिया में सबसे चकाचौंध भरी छाप छोड़ जाता है। अलविदा। एक भयानक धमाका होता है, प्रकाश फैलता है, जन्म देना, विस्फोट, अंधेरा, फिर सन्नाटा। स्वादिष्ट, मृत्यु का स्वाद। 10,000वां पुनर्जन्म। अगर मैं हिसाब लगाऊं तो 9,000 साल तो बीत ही गए होंगे, है ना? ये एक अनंत काल जैसा लगता है। मैं इस घिनौने, उबाऊ और दर्दनाक चक्र को आखिरकार कब खत्म कर पाऊंगा? क्या मुझे कभी शांति मिलेगी? अंधेरे में एक धुंधली आवाज गूंजती है, चेन, चेन लुओ, चेन लुओ। हाँ, क्या मौत के बाद भी शांति नहीं है? चेन, चेन लुओ, चेन लुओ, उठो भी। वो झटके से अपने आंखें खोलता है। क्या क्या मुझे अस्पताल के उसी पुराने सफेद परामर्श कक्ष में पुनर्जीवित नहीं होना चाहिए? इस बार इतना शोर शराबा क्यों है? ये जगह अलग लग रही है। एक सख्त आवाज, शिक्षक की। चेन लुओ, तुम्हें मेरी कक्षा में सबके सामने इतनी बेशर्मी से सोने की हिम्मत किसने दी? क्या कक्षा में हमेशा सबसे आखिर में स्थान पर रहने और पढ़ाई में फिसड्डी होने से तुम्हें यह सब करने का साहस मिला है? सीधे खड़े हो जाओ। अपने आसपास देखते हुए पूरी तरह सन्न। अस्पताल नहीं, डॉक्टर नहीं, ये तो मेरा पुराना स्कूल है।